नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हम देश के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की व्यथा और उनके संघर्ष की कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिनकी आवाज सत्ता के गलियारों में कहीं घोंसी गई है। हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स की, जो अपने जीवन की संध्या में सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार के लिए पिछले एक दशक से भी अधिक समय से सड़कों पर हैं। 11 साल यह एक लंबा अरसा होता है। इन 11 सालों में देश ने कई सरकारें बदली, मौसम बदले और प्राथमिकताएं बदली, लेकिन जो नहीं बदला वह है इन पेंशन भोगियों का इंतजार। एक ऐसा इंतजार जो अब उनकी आंखों में उम्मीद की जगह थकान और व्यवस्था के प्रति अविश्वास बनकर जम गया है। लेकिन हाल के दिनों में एक बार फिर उम्मीद की एक किरण जगी है। एक ऐसी सुगबुगाहट हुई है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने आखिरकार इन बुजुर्गों की प्रार्थनाओं को सुनने का मन बना लिया है। ऐसा लगता है कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि अब इनकी मामूली पेंशन में वृद्धि की जानी चाहिए। एक ऐसी वृद्धि जो महंगाई के इस दौर में उन्हें थोड़ी राहत दे सके। हालांकि यह खुशी भी आधी अधूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। पेंशन में वृद्धि होगी तो आखिर कितनी? सरकार के गलियारों से छनकर आती खबरें और अखबारों की सुर्खियां एक ऐसी तस्वीर पेश कर रही हैं जो उम्मीद से ज्यादा भ्रम और निराशा पैदा कर रही है। इन्हीं खबरों ने ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक रावत जी को, जो इस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा है, गहरा आघात पहुंचाया है। हाल ही में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उनका गुस्सा और उनकी पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का एक गंभीर और सीधा आरोप लगाया है। अशोक रावत जी ने कहा कि जिस तरह से कुछ अखबारों में यह खबर फैलाई जा रही है कि सरकार पेंशन को मात्र Rs 1500 बढ़ाने पर विचार कर रही है, वह पेंशन भोगियों के साथ एक क्रूर मजाक और सरासर धोखा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सरकार द्वारा किए गए वादे से मुकरने जैसा है। एक ऐसा वादा जो बंद कमरों में नहीं, बल्कि देश के शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों की उपस्थिति में किया गया था। उस ऐतिहासिक बैठक का जिक्र करते हुए श्री अशोक रावत जी ने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया, ताकि देश की जनता यह जान सके कि सच्चाई क्या है। उन्होंने याद दिलाया कि जब उनकी समिति की बैठक सरकार के साथ हुई थी, तो वह कोई मामूली बैठक नहीं थी। उस बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे, स्वयं लेबर कमिश्नर उपस्थित थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी उस चर्चा का हिस्सा थे। बैठक में पेंशनर्स की तरफ से यूनियन के नेता शामिल थे और सरकार की तरफ से स्वयं माननीय वित्त मंत्री और वित्त सचिव मौजूद थे। इतने बड़े और जिम्मेदार लोगों के सामने पूरी गंभीरता के साथ पेंशन भोगियों की मांगों पर चर्चा हुई थी। यूनियन ने अपनी मांग स्पष्ट रूप से रखी थी। न्यूनतम पेंशन Rs 507 में महंगाई भत्ता, डीए और सभी पेंशन भोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। यह कोई अनुचित मांग नहीं थी, बल्कि इस उम्र में एक सम्मानजनक और चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए यह नितांत आवश्यक है। रावत जी ने बताया कि बैठक में सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया कि Rs 500 की मांग को एक साथ लागू करना संभव नहीं है। अधिकारियों ने अपनी गणना प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि पेंशन को एक ही बार में इस स्तर तक बढ़ाया जाता है, तो इससे सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए का तत्काल वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिसके लिए सरकार उस समय तैयार नहीं थी। जब चर्चा एक ठहराव पर पहुंच गई, तब स्वयं वित्त सचिव जी ने एक व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों न इस वृद्धि को एक मूत करने के बजाय 3 या 4 चरणों में लागू किया जाए। इससे सरकार पर भी वित्तीय बोझ एकदम से नहीं पड़ेगा और पेंशन भोगियों को भी धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें दोनों पक्षों के लिए एक सम्मानजनक रास्ता छिपा था। इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा हुई। सरकार ने 4 चरणों का सुझाव दिया, लेकिन पेंशनर्स यूनियन ने इस प्रक्रिया को और तेज करने का आग्रह करते हुए इसे 3 चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर अंततः दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई। यह एक ऐतिहासिक सहमति थी। इस सहमति के तहत यह तय हुआ था कि पहले चरण में पेंशन को बढ़ाकर Rs 3000 प्लस डीए किया जाएगा, दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर Rs 3000 प्लस डीए किया जाएगा और अंतिम व तीसरे चरण में इसे Rs 7500 प्लस डीए के लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। अशोक रावत जी ने जोर देकर कहा कि इस 3 चरणीय प्रस्ताव पर यूनियन के नेता भी राजी थे, समिति के सदस्य भी राजी थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। बैठक का अंत
एक सकारात्मक वादे के साथ हुआ था। सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि आने वाली दीपावली पर देश के सभी ईपीएस 75 पेंशनर्स को यह एक बड़े तोहफे के रूप में दिया जाएगा। यह दीपावली गिफ्ट का वादा उन लाखों बुजुर्गों के लिए आशा का एक दिया बन गया था। लेकिन अब अखबारों में आरिस्ता 1700 की खबर उस दिए को बुझाने का काम कर रही है। इसी ऊहापोह और अनिश्चितता के बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की 208वीं बैठक को अचानक बुलाने का निर्णय लिया गया। 9 सितंबर 2025 को इस बैठक को बुलाने का पत्र जारी कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में जो बात सबसे अधिक चौंकाने वाली और संदेहास्पद है वह यह है कि बैठक के लिए कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया। यह एक असाधारण स्थिति है कि इतने उच्च स्तरीय बोर्ड की बैठक बुलाई जा रही है और उसके सदस्यों को यह तक नहीं बताया गया है कि किन मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस रहस्यमयी चुप्पी ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं वे इसी ओर इशारा कर रही हैं कि सरकार इस मामले में बहुत जल्दबाजी में है। ऐसा माना जा रहा है कि यह बैठक विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सीबीटी से पास कराने के लिए ही बुलाई गई है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पेंशन में किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिए सीबीटी की मंजूरी पहली और सबसे अनिवार्य सीढ़ी है। ईपीएफओ द्वारा तैयार किया गया कोई भी प्रस्ताव सबसे पहले सीबीटी के समक्ष ही रखा जाता है। जब सीबीटी की बैठक में यह प्रस्ताव पास हो जाता है तब यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सीबीटी से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय से पास कराना होता है। फिर वित्त मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक होती है और उसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाता है। जब कैबिनेट भी इसे पास कर देती है तब जाकर इसे कानूनी रूप देने के लिए राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की जाती है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है और ऐसा लगता है कि सरकार इस प्रक्रिया की पहली बाधा यानी सीबीटी की मंजूरी को जल्द से जल्द पार करना चाहती है। लेकिन बिना एजेंडे के बुलाई गई यह बैठक पेंशन भोगियों के मन में यह डर भी पैदा कर रही है कि कहीं सरकार बंद दरवाजे के पीछे कोई ऐसा फैसला ना ले ले जो उनके हितों के खिलाफ हो। इन्हीं आशंकाओं को व्यक्त करते हुए अशोक रावत जी ने सरकार को एक कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो खबरें अखबारों में छप रही हैं उनमें दो ही बातें हो सकती हैं। या तो यह अखबार वाले झूठ बोल रहे हैं और सनसनी फैला रहे हैं या फिर सरकार हमें धोखा दे रही है, हमसे की गई वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने एक अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि आने वाली सीबीटी की बैठक में उनकी पेंशन की मांग को यानी RS 72500 के 3 चरणीय फार्मूले को सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है और प्रस्ताव को उस रूप में पास नहीं किया जाता है जिस पर सहमति बनी थी तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि इसके बाद पेंशन भोगियों का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर की सीमित सीमाओं से बाहर निकल जाएगा। अगला पड़ाव रामलीला मैदान होगा। यह कोई खोखली धमकी नहीं है क्योंकि रामलीला मैदान देश में बड़े और ऐतिहासिक आंदोलनों का गवाह रहा है। वहां होने वाला आंदोलन इतना जबरदस्त होगा कि सरकार की नींव हिल जाएगी। उन्होंने अपनी योजना को और स्पष्ट करते हुए कहा कि रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन के बाद लाखों पेंशन भोगी वहां से सीधे संसद की ओर कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज सत्ता के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी राह रोकने की कोशिश करती है, अगर सरकार हमें गिरफ्तार करना चाहती है तो हम खुशी खुशी अपनी गिरफ्तारी देंगे। हम एक विशाल जेल भरो आंदोलन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम लाखों की संख्या में जेलों में जाने को तैयार हैं और हमारी संख्या इतनी अधिक होगी कि सरकार के लिए हम सभी को जेल में रखना भी एक भारी चुनौती बन जाएगा। यह एक बुजुर्ग की लाचारी नहीं बल्कि अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले एक योद्धा का संकल्प है। दोस्तों, यह तो संघर्ष का एक पहलू है जहां पेंशन भोगी अपनी पेंशन राशि बढ़ाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन एक और मोर्चा है जहां वे अपने ही विभाग यानी ईपीएफओ के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और यह लड़ाई पेंशन की गणना में हो रही धांधली को लेकर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश यानी शिमला हाई कोर्ट में चल रहा मामला है। वहां 86 पेंशन भोगियों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर यह आरोप लगाया है कि ईपीएफओ जिस तरीके से उनकी पेंशन की गणना करता है वह पूरी तरह से गलत, अन्यायपूर्ण और एक तरह की धोखाधड़ी है। याचिका में कहा गया है कि ईपीएफओ मनमाने तरीके से प्रोराटा बेसिस पर पेंशन की गणना करता है
और यह प्रोराटा का आधार ही त्रुटिपूर्ण और पेंशन भोगियों के हितों के खिलाफ है। इस धांधली को समझने के लिए ईपीएफओ की गणना के तरीके को देखना होगा, जिसे याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने उजागर किया है। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने वर्ष 2001 से पहले भी काम किया है, तो उस अवधि के लिए ईपीएफओ सेवा के सिर्फ 2 वर्ष मानकर गणना करता है। और सबसे बड़ी धोखाधड़ी यह है कि उस दौरान कर्मचारी का वास्तविक वेतन चाहे आर्स और 10,000 रहा हो या आर्स 15,000, ईपीएफओ को इससे कोई मतलब नहीं है। वह मनमाने ढंग से औसत वेतन केवल आरएस 5,000 मानकर चलता है। अब इस गणना को देखिए। आरएस 5,000 का औसत वेतन, जिसे 2 साल की सेवा से गुणा किया जाता है और फिर 70 से भाग दिया जाता है, इसका परिणाम आता है मात्र आरएस 143 के आसपास। यह सरासर अन्याय है। जबकि नियम के अनुसार अगर किसी का वेतन आरएस 10,000 था, तो गणना 10,000 2 भाग 70 के आधार पर होनी चाहिए थी, जिससे पेंशन की राशि काफी अधिक होती। इसी प्रकार जिस किसी ने वर्ष 2001 से लेकर 2014 तक काम किया है, उस अवधि के लिए ईपीएफओ औसत वेतन आरएस 500 मानकर चल रहा है। इस अवधि में नए नियम के तहत अंतिम 5 साल यानी 60 महीने के वेतन का औसत लिया जाना था। लेकिन ईपीएफओ इस नियम को दरकिनार कर अपनी मनमानी सीमा यानी आरसा से 500 पर अड्डा हुआ है। भले ही आपका वास्तविक वेतन आयस 25,000 क्यों ना हो, यदि किसी ने इस अवधि में 14 साल काम किया तो उसकी पेंशन की गणना 6 से 500 14 भाग 70 के हिसाब से की जाएगी, जिससे पेंशन की राशि बहुत कम बनती है, लगभग 1300। यही खेल वर्तमान में भी जारी है। अब ईपीएफओ औसत वेतन की सीमा आरएस 15,000 मानकर चल रहा है, जबकि आपकी वास्तविक सैलरी चाहे आरएस 500 ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए अगर किसी ने 2014 से 2020 तक यानी 6 साल काम किया, तो उसकी पेंशन 15,006 भाग 70 के हिसाब से निकाली जाएगी, जो लगभग इस 1200 पीसीआईस के आसपास आती है। अब अगर हम इन तीनों टुकड़ों को जोड़ दें, यानी पहले के लगभग 113 दूसरे के लगभग 1300 और तीसरे के लगभग 258, तो कुल पेंशन बनती है मात्र 828। अब देखिए कि अगर यही गणना वास्तविक वेतन के आधार पर की जाती तो क्या होता। मान लीजिए उसी व्यक्ति ने वर्ष 2001 से पहले 2 साल, 2001 से 2014 तक 14 साल और 2014 से 2020 तक 6 साल काम किया, यानी कुल सेवा अवधि हुई 22 साल। और मान लीजिए कि उसका अंतिम वास्तविक औसत वेतन R0 महीना था, तो सही गणना के अनुसार उसकी पेंशन होनी चाहिए 20,000 22 भाग 70, जिसका परिणाम आता है लगभग R285। अब आप इस अंतर को देखिए, कहाँ ईपीएफओ की गणना से मिले R278 और कहाँ वास्तविक गणना से मिले R6285। ये लगभग 40% का सीधा सीधा नुकसान है जो ईपीएफओ हर पेंशन भोगी को पहुंचा रहा है। जब वकीलों ने यह पूरी गणना सबूतों के साथ हिमाचल हाईकोर्ट के सामने रखी, तो अदालत भी चकित रह गई। अदालत ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए ईपीएफओ को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट आदेश दिया कि यह पेंशन भोगियों के साथ घोर अन्याय है। हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को 21 सितंबर तक का समय दिया है और कहा है कि या तो आप इस गणना के तरीके को तुरंत ठीक करके हमारे सामने जवाब दीजिए, और अगर आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना के बराबर होगा। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। देश के यह वरिष्ठ नागरिक दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ सरकार है जो आरएस 500 का वादा करके अब आरएस 1500 की बात अखबारों में छपवा रही है, जैसा कि अशोक रावत जी ने आरोप लगाया है, और दूसरी तरफ ईपीएफओ है जो नियमों के अनुसार वास्तविक वेतन पर गणना करने के बजाय अपनी मनमानी सीमाओं जैसे 5,000, 6,500 और 15,000 के आधार पर गणना करके उनकी पेंशन में 40% तक की कटौती कर रहा है। जब तक यह दोनों चीजें ठीक नहीं होंगी, तब तक पेंशन भोगियों को वास्तविक न्याय नहीं मिल पाएगा। अब सभी की निगाहें आने वाली 10 और 11 तारीख को होने वाली सीबीटी की बैठक पर टिकी हैं। यह बैठक एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। अगर इस बैठक में पेंशन भोगियों के पक्ष में कोई ठोस फैसला नहीं होता है, तो यह